जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो दोस्तों, जैसे कि CDP की नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस क्लास चल रही है, वैसे ही आज उसमें से नेक्स्ट क्लास जो है आ चुकी है। तो बताना चाहूँगा कि इस समय थोड़ा सा क्लास जो है 1-2 दिन से रेगुलर नहीं आ पा रही हैं। तो उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी चैनल पे, तो जिस वजह से थोड़ा सा नेट में भी प्रॉब्लम हो गई थी, तो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे। तो इसीलिए कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। आई एम सो सॉरी, बट कोशिश ये है कि अब आगे से आपकी सभी वीडियो जो है कंटिन्यू आएंगी, और जो नहीं आ रही हैं वो भी आने चालू हो जाएंगी। बहुत जल्द मैं बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द जो इंग्लिश की क्लास है वो चालू होने वाली है, और सबसे पहली जो क्लास होगी वो आपकी होगी इडियम एंड फ्रेजेस की। ठीक है, तो वो उसकी मैं पूरी PDF भी दूंगा, जो कि डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक है, उसको आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं उसकी PDF भी दे दूंगा और प्लस क्लासेस भी करवा दूंगा, और उससे रिलेटेड बाकी जो भी क्लासेस हैं। फिर उसके बाद जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जो आर्टिकल्स हैं आपके, और प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडजेक्टिव और एडवर्ब और वर्ब। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है वो भी मैं थोड़ा सा करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग टाइम दीजिए, पढ़ते रहिए। ठीक है ना। तो आज का जो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आज का जो है वो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए क्या ज़रूरत है, वही जानते हैं। ठीक है, कह रहा है पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व करने वाली। ठीक है ना, सामाजिक क्षेत्रों और सभी क्षेत्रों में। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है आपका। ऑप्शन बी कह रहा है कि स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। फिर सी कह रहा है आपसे कि पाठ्य पुस्तकें देश की सभी भाषाओं, विशेषतः भारतीय संविधान की सूची 8 में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वाला कह रहा है वो कह रहा है कि क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों को केवल इसीलिए उजागर किया जाए ताकि संगठनात्मक गणतंत्र की भावना को प्रोत्साहन मिले। ठीक है, तो हमको बताना है कि कौन सा इसमें हो जाएगा राइट। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इसमें जो ए वाला है वो कह रहा है आपसे कि पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात ये कह रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों से ड्रॉप आउट का कारण है। तो ड्रॉप आउट का कारण है, बताइए। अच्छा, ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है। ठीक है, ड्रॉप आउट का क्या मतलब होता है। ड्रॉप आउट का मतलब होता है जब बच्चा विद्यालय से अपनी जो है प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय को छोड़ देता है। ठीक है ना, अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है उसको पूरी किए बिना ही बच्चा जब विद्यालय को छोड़ देता है उसे ही ड्रॉप आउट करते हैं। लेकिन अब ड्रॉप आउट के कारण कई हो सकते हैं। जैसे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ये हो सकता है कि पहला कि मान लो कि प्रतिकूल वातावरण ना रहा हो, या ख़राब शिक्षण हो वहाँ पे, या फिर पढ़ाई में उसको रुचि ना हो। ठीक है, या फिर शिक्षक का भेदभावपूर्ण व्यवहार हो। ठीक है, तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा स्कूल छोड़ सकता है। या तो वो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, या तो स्कूल में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है ना, तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वही पूछ रहा है ड्रॉप आउट के कारण क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन जो आपसे कह रहा है कि शत्रुतापूर्ण वातावरण, बिल्कुल सही हो सकता है भाई, हो सकता है। दूसरा कह रहा है आपका, यहाँ एक लिखा है, ये दूसरा है। ठीक है, तो कह रहा है खराब शिक्षण, बिल्कुल सही। और तीसरा कह रहा है पढ़ाई में रुचि कम होना, तो ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड, इसका जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है, ये तीनों सही हो जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो बताइए, निस्पंदन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। निस्पंदन सिद्धांत, बताइए निस्पंदन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो बिल्कुल 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 सही जवाब है मैकाले ने। जी, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। मैकाले ने शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत दिया था। किसने दिया था, मैकाले ने। ठीक है ना, जी जी।
हाँ जी, हाँ जी, जी। हाँ, तो मैकाले ने जो है वो 19 नहीं 1800, हाँ जी, 1835 में 1835 में जो विवरण पत्र प्रस्तुत किया था, ठीक है, 1835, और आई थिंक 2 फेब थी, ठीक है, 2 फेब, 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने क्या किया था, विवरण पत्र प्रस्तुत किया था। और इस विवरण पत्र में जो मैकाले ने जो है निस्पंदन सिद्धांत की वकालत की थी, क्या की थी, वकालत की थी, निस्पंदन सिद्धांत की क्या थी, वकालत की थी, ठीक है, वकालत की थी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है वो कह रहा है हमसे, कह रहे नई शिक्षा नीति 2016 के मसौदे में शिक्षकों के लिए स्वशिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बताइए, ध्यान केंद्रित किया गया है जी, बताइए। तो बाल अधिकार ना राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बाल अधिकार, इसका जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ए वाला। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि विभाजन के समय 1947 में, तो सही बात है, विभाजन कब हुआ था, 1947 में डैश कार्यरत प्राथमिक स्कूल थे। तो कितने प्राथमिक स्कूल कार्यरत थे जिसमें, यानी कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय भारत में कितने कार्यरत विद्यालय थे, प्राथमिक स्कूल है ना, विद्यालय कितने थे। तो उसमें थे 8,413 विद्यालय। कितने थे, 8,413। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यशपाल कमेटी की रिपोर्ट 1993 का नाम है। बताइए भाई, यशपाल कमेटी 1993 का जो रिपोर्ट थी उसका क्या नाम था, बताइए। जी बिल्कुल बात सही है, बिना बोझ के शिक्षण। क्या, बिना बोझ के शिक्षण। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा, बिना बोझ के शिक्षण। ये जो यशपाल कमेटी थी जिसने रिपोर्ट 1993 में दिया था, उसका जो नाम था वो था बिना बोझ के शिक्षण। क्या नाम था, बिना बोझ के शिक्षण। जी जी जी, इसमें जो है विद्यालय में जाने वाले बच्चे थे उनके जो शैक्षिक बोझ जो होता है उसको कम करने के उपाय या सुझाव दिए गए थे, ठीक है जी। बिना बोझ के शिक्षण, यशपाल कमेटी में क्या किया गया था, बच्चों का जो बोझ होता है, स्कूली बोझ होता है, उसको कम करने का उपाय दिया गया था। जो शैक्षिक बोझ होता है उसको कम करने का उपाय दिया गया था जी जी जी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग 91 की, ठीक है। कह कक्षा प्रबंधक के रूप में शिक्षक की भूमिकाएं क्या हैं। तो कक्षा प्रबंधक के रूप में किस शिक्षक की भूमिकाएं क्या हैं ये बताना है। तो पहला कह रहा है कि शिक्षक को सीखने की गतिविधियों, सामग्री के प्रावधान और अग्रिम रूप से मूल्यांकन रणनीतियों की योजना बनानी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, बनानी चाहिए भाई, ऐसा करना चाहिए। फिर दूसरा कह रहा है शिक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि कक्षा का प्रत्येक बच्चा भागीदारी के अधिकार व और संगठन के अधिकार का एहसास करे। ये भी बिल्कुल सही बात है, समतुल्यता का अधिकार होना चाहिए, तो बच्चे सभी समान हो, ठीक है। शिक्षक को कह रहा है शिक्षक को सुनिश्चित करना होगा कि कक्षा का प्रत्येक बच्चा भागीदार के अधिकार और संगठन के अधिकार का एहसास करे। तो अधिकार का एहसास करे पूछ रहे हैं, तो क्या मतलब है, बच्चे को ये नहीं लगे कि उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या फिर उसके साथ पक्षपात हो रहा है ना। तो सभी का अधिकार का एहसास होने से सभी का समान अधिकार है, ठीक है ना। तो उसका ए यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों राइट है, तो इसका जो ए वाला है इसमें दोनों हैं, तो ए वाला इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और CDP की क्लासेस मैंने फ्री में प्रोवाइड जो आप लोगों को करा रखी हैं KVS PRT के लिए, आप लोग जाके उसको देख लीजिए। वहाँ से आपको कम से कम 60 से 70% वहीं से आपको क्वेश्चंस के लिए आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है कि विद्यालय में सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील समुदाय की भागीदारी निम्नलिखित में से सभी कारणों से महत्वपूर्ण है, केवल एक को छोड़कर उस कारण की पहचान करें। बताओ भाई, उस कारण की पहचान करें, कौन सा कारण होगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना जी। तो पहला जो है आपसे कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, कह रहा है यह एक छात्र की नस्ली या जातीय पृष्ठभूमि को स्वीकार करता है और उन्हें शामिल करता है। बिल्कुल गलत। यह सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण की क्षमताओं
में सुधार करता है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण की क्षमताओं में सुधार करता है। ये भी गलत है, ठीक है। फिर कह रहा है यह स्कूल की विविधता वाली संस्कृति पहचानता है और उसका सम्मान करता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि यह माता पिता और शिक्षक संबंधों में सुधार करता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो डी आपका राइट हो जाएगा, बी सी भी आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट हो जाएगा, यह माता पिता और शिक्षक संबंधों में सुधार करता है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, स्कूल प्रबंधन प्रक्रिया में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रत्यक्ष भागीदारी निम्नलिखित तरीके से अपेक्षित है। तो बताइए भाई, प्रत्यक्ष भागीदारी निम्नलिखित तरीके से अपेक्षित है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा। जी बताएं। जी बताइए भाई। जी, नीति निर्माण, पाठ्यक्रम प्रबंधन या प्रवेश एवं नामांकन या संचार एवं सहयोग। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा, नीति निर्माण। कह रहा है, देखो क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। स्कूल प्रबंधन प्रक्रिया में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रत्यक्ष भागीदारी निम्नलिखित तरीके से अपेक्षित है, सिवाय किसके। तो सिवाय किसके, देखो पाठ्यक्रम प्रबंधन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। संचार एवं सहयोग होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। प्रवेश एवं नामांकन होना चाहिए स्कूल में, ये भी बिल्कुल। नीति निर्माण ये नहीं होना चाहिए किसमें, शिक्षकों की प्रत्यक्ष भागीदारी में। नीति निर्माण कहाँ आता है, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन जो ए है आपका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर जो ए है राइट हो जाएगा। कह रहा है सिवाय, सिवाय मतलब नहीं वाला पूछ रहा था ना। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है एक अच्छा मुख्याध्यापक प्राथमिक रूप में होना चाहिए। तो मुख्याध्यापक कौन सा होना चाहिए प्राथमिक रूप से, बताइए भाई। एक अच्छा मुख्याध्यापक होना चाहिए, कौन होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा प्रशासक, एक अच्छा खिलाड़ी या एक अच्छा मानव। देखो मुख्याध्यापक का मतलब होता है, मान के चलो प्रधानाचार्य, ठीक। कौन, प्रधानाचार्य, ठीक है, प्रधानाचार्य, ठीक। तो अब प्रधानाचार्य क्या होना चाहिए, एक शिक्षक होना चाहिए। शिक्षक तो ही है, अच्छा होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल सही बात कह रहा है। खिलाड़ी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक अच्छा मानव, ये भी नहीं, क्योंकि प्रधानाचार्य की बात है तो मानव तो ही है, ठीक है। बात आती है ए और बी की, कि अच्छा शिक्षक होना चाहिए, अच्छा प्रशासक होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, वो प्रधानाचार्य है तो अच्छा प्रशासक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अच्छा प्रशासक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, इस संस्थाकीय योजना आधारित होनी चाहिए। संस्थाकीय योजना आधारित होना चाहिए। ध्येय और आवश्यकता प्रबंधन, समय सारणी, आवश्यकता। बताइए भाई। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो ए है, संस्थाकीय योजना जो है वो ध्येय और आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए। किस पे, ध्येय और आवश्यकता पर। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट हो जाएगा। देखो जो डॉक्टर M.B. बुच थे, उन्होंने संस्थाकीय जो योजना थी इसके बारे में कुछ बोला था। उन्होंने बोला था कि एक शैक्षिक संस्था द्वारा अपने अनुभव में आई आवश्यकताओं प्राप्त हो सकने वाली जो साधनों या लक्ष्यों के आधार पर निर्मित अपने विकास के लिए बनाया गया क्या है, कार्यक्रम, और उस संस्था की संस्थाकीय योजना कहलाती है। किसने बोला था, डॉक्टर M.B. बुच ने बोला था, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है ये क्या, दीर्घकालीन भी हो सकती है और अल्पकालीन भी हो सकती है। जी, दीर्घकालीन भी हो सकती है और अल्पकालीन भी हो सकती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो ध्येय और आवश्यकता संबंधित आधारित होना चाहिए, ठीक है। संस्थाकीय योजना जो है ध्येय और आवश्यकता आधारित होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक निष्कर्ष की वैधता को जांचना ब्लूम के वर्गीकरण में किस वर्ग में आएगा। ब्लूम के वर्गीकरण में किस वर्ग में आएगा, ज्ञान में आएगा, विश्लेषण में आएगा, निर्माण में आएगा, मूल्यांकन। बिल्कुल सही बात है, मूल्यांकन में आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो CDP की क्लास मैंने करवाई उसमें भी है, ठीक है ना।
तो मूल्यांकन में आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो मैंने क्लासेस करवा दी हैं उनको ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट हो जाएगा, मूल्यांकन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर, शिक्षा में मूल्यांकन किसके लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा में मूल्यांकन किसके लिए महत्वपूर्ण है ये बताना है। तो शिक्षा में मूल्यांकन किसके लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षण के लिए आकलन, या छात्रों की रैंकिंग, या छात्रों में भेदभाव, या बेहतर अंक प्राप्त करना, बताइए। शिक्षा में मूल्यांकन किसके लिए है। छात्रों में भेदभाव के लिए, बिल्कुल गलत बात है। बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल गलत बात है। अंक वाली तो बात ही नहीं की गई है। छात्रों की रैंकिंग, यही अंक ही वाली समझ लीजिए बात हो गई। तो बचा कौन सा, ए। तो शिक्षण के लिए आकलन, तो बिल्कुल सही बात है। शिक्षण के लिए क्या होना चाहिए, आकलन के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, प्रतिकारी शिक्षण यानी रिमेडियल टीचिंग। कौन सी, प्रतिकारी शिक्षण यानी रिमेडियल टीचिंग का संबंध इस शिक्षण से है। किस शिक्षण से है बताओ। शिक्षार्थी का समय समय पर परीक्षण, रिमेडियल टीचिंग की बात कर रहे हैं ना। और शिक्षण प्रक्रिया में रिक्ति मिटाना, और निर्धारित स्कूल अवधि के बाद, ये तो बिल्कुल ही गलत है। निपुण विद्यार्थियों को और भी उत्तम बनाने में मदद करना, रिमेडियल टीचिंग, ये भी गलत है। बात करते हैं शिक्षार्थियों का समय समय पर परीक्षण और शिक्षण प्रक्रिया में रिक्ति मिटाना। तो देखिए जो शिक्षण प्रक्रिया है, ठीक है, तो उसमें जो है निदान जो करना होता है, निदानात्मक परीक्षण जो होते हैं, ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, छात्रों की समस्याओं या कठिनाइयों और रिक्तियों का ज्ञान हो जाने के उपरांत उपचार हेतु किया जाने वाला शिक्षण प्रतिकारी शिक्षण कहलाता है, ठीक है ना। तो यानी कि समस्याएं जो निदान और कठिनाई निदान जो किया जाता है किसका, बच्चे का जो निदान किया जाता है, शिक्षण का निदान जो किया जाता है, तो क्या होता है, जो बच्चे में क्या समस्या हो, कठिनाई हो, है ना, उसमें जो रिक्तियाँ हों, ठीक है, इनका क्या होता है, उनका उपचार किया जाता है। इन्हीं उपचार को हम लोग शिक्षण प्रतिकारी शिक्षण कहलाता है या फिर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है, शिक्षण प्रक्रिया में रिक्ति मिटाना। कौन सा, शिक्षण प्रक्रिया में रिक्ति मिटाना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान विषयों में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अनुसार कम से कम कुछ रचनात्मक मूल्यांकन का आधार निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए, बताओ भाई। विज्ञान विषय में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अनुसार कम से कम कुछ रचनात्मक मूल्यांकन का आधार कौन सा होना चाहिए। तो प्रयोगशाला क्रियाकलाप का प्रयोग होना चाहिए। कौन सा, प्रयोगशाला क्रियाकलाप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट हो जाएगा। कौन सा, प्रयोगशाला क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे, कक्षीय परीक्षाओं का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। तो कक्षीय परीक्षाओं का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, पाठ्यक्रम की कठिनाइयों को पता लगाने के लिए, या छात्रों की ग्राह्यता का पता लगाने के लिए, या स्तर निर्धारित करने के लिए, या फिर किसी इकाई की समाप्ति सूचित करने के लिए। बताओ भाई कौन सा होगा। बताइए बताइए। जी, तो देखिए जो कक्षीय परीक्षाओं का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, छात्रों की ग्राह्यता का पता लगाने के लिए। ग्राह्यता क्या होता है, अच्छा पहली चीज़ तो यही आ जाओ कि ग्राह्यता होता क्या है। देखिए ग्राह्यता का मतलब ये होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ग्राह्यता का मतलब ये होता है कि बच्चा, जैसे बच्चे ने जो भी सीखा है, पढ़ा है, ठीक है, तो उसका जो देखा जाता है, इसमें निदान किया जाता है कि बच्चे ने अभी तक कितना सीखा है, ठीक है, और जो भी सीखा है उसमें उसने कितना भाग सीख लिया, कितनी मात्रा सीख ली है, और उसमें से और जो नहीं सीखा है, ठीक है, तो उसमें कितने में से अभी वो असमर्थ है, ठीक है। यही होता है छात्रों की ग्राह्यता का पता लगाना, ठीक है। बच्चे ने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है, एक अगर सरल भाषा में बोलें तो यही हो सकता है कि बच्चे ने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा है।
ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कच्ची परीक्षाओं का मुख्यतः प्रयोग किया हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें पता लगता है कि बच्चे ने अभी तक कितना सीखा है या फिर कितना नहीं सीखा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बी है आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर के टीचर्स पे आप सभी को फ्यूचर के टीचर्स पे क्या है? फ्यूचर के टीचर्स पे FKT, फ्यूचर की टीचर, ठीक है। तो फ्यूचर के टीचर पे आप सभी को सारी क्लासेस जो हैं निःशुल्क यानी विदाउट एनी कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है। आपको पता है आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो इतना तो आपको पता होगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए लाभकारी होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप लोग जो है घर में भी करते रहिए, ठीक है ना। बुक खरीद लीजिए, ठीक है। और ST वगैरह अगर कहीं देना चाहते हैं तो वो भी देते रहिए, ठीक है, कहीं अगर। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैं करवा रहा हूँ उसको भी करते रहिए, क्योंकि इसमें ये है कि मैं जो करवाता हूँ उसको एक्सप्लेन भी करता चलता हूँ साथ में, ठीक है ना। तो मैं वैसे केवल इसी की नहीं, KVS PRT की जो भी सब्जेक्ट हैं उन सभी की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि उनके जो मेन टॉपिक्स होते हैं उनको भी लेके आ रहा हूँ। जल्द ही आपकी इंग्लिश की क्लास आने वाली है, जिसमें कुछ टॉपिक हैं मेन जो उनको पहले मैं कवर करवाऊँगा, उनके साथ साथ मैं जो है प्रैक्टिस भी करवाता रहूँगा, ठीक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।